तो देखो बच्चों, इधर देखिए। तो ये बोल रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग, इसके लिए कैस्केड मैकेनिज्म या कैस्केड थ्योरी दी गई है। सबसे पहले बेटा मैकफार्लेन ने बताया था ये, और इन्होंने बताया था, एक्चुअली में इन्होंने माना था कि टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। बट बेटा एक्चुअली में 13 क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। ये जो आपका दिख रहा है ना, इन्होंने इसको अलग मान लिया था, इसी को इन्होंने 6 क्लॉटिंग फैक्टर मान लिया था, समझे। तो ये इन्होंने एक ये माना था कि एक फिफ्थ है लेबाइल फैक्टर, और ये सिक्स इन्होंने मान लिया था कि ये कोई 6 फैक्टर है। मगर बाद में पता चला ये जो प्रो एक्सिलरिन है ना, ये लेबाइल फैक्टर, ये दोनों सेम है, तो ये एक कम कर दिया गया, तो एक्चुअली में 12 होते हैं। बट अगर बोला जाए शुरुआत में जो थ्योरी दी गई थी तो इन्होंने 13 माना था, समझे। तो ये रीजन है कि क्यों यहाँ पे देख रहे हैं आप 13 तक नंबर लिखा होगा, बट बीच का मैंने एक 6 इसमें गायब कर दिया है, क्योंकि यही 6 था, जो कि बाद में पता चला वो क्लॉटिंग फैक्टर 5 है, ठीक है। तो ये देखिए टोटल यहाँ पर 12 आते हैं फाइनली। तो एक तो फाइब्रिनोजन है, फिर प्रोथ्रॉम्बिन है, टिश्यू टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, लेबाइल फैक्टर और प्रो एक्सिलरिन है। पहले इन्होंने माना था कि ये दोनों अलग अलग हैं, बाद में पता चला कि नहीं भैया ये सेम है, इसलिए एक कर दिया गया है। फिर स्टेबल फैक्टर है एंटी हीमोफीलिया ए, एंटी हीमोफीलिया ए, और इसकी कमी से हीमोफीलिया ए हो जाता है, रॉयल डिजीज हो जाती है। क्रिसमस फैक्टर, एंटी हीमोफीलिया बी फैक्टर, फिर स्टुअर्ट पावर फैक्टर या प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, ये आ जाएगा आपका थ्रोम्बोकाइनेज, ध्यान रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज भी इसी को बोलते हैं। फिर प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन एंटीसीडेंट, फिर हैगमैन फैक्टर, लोकी लोरान फैक्टर या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए क्या मैकेनिज्म है, याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मैकेनिज्म या थ्योरी दी गई है, कैस्केड थ्योरी या कैस्केड मैकेनिज्म है। देखिए इसमें सारे फैक्टर याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इसलिए बता दिया कि सर आप बोल रहे 13, तो 13 कौन कौन से होते हैं, मन में इच्छा जगती ना कभी कभी कि कौन से वो 13 है, तो 13 तो एक्चुअली में है ही नहीं, एक्चुअली है कितने 12 है। और हैं क्या बाकी का नेम्स वही याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में जितने नेम दिए हुए हैं, ये मैकेनिज्म पूरी याद रख सकते हैं, ये काम किए हमारे। तो बोल रहे हैं जब टिश्यू में इंजरी होगी, चोट लगेगी, तो इससे एक्टिवेट होगा, क्या क्या एक्टिवेट होगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेट है, और ये इंजर्ड टिश्यू है, दोनों के दोनों रिलीज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान रखिएगा। जो इंजर्ड टिश्यू है और प्लेटलेट्स है, दोनों ही रिलीज करते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह है क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर 3। क्या करेगा, कैल्शियम को ये कैप्चर कर लेगा, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा। अब क्या करेगा, ये बना देगा, कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट होगा या थ्रोम्बोकाइनेज में। ये दो काम करता है, ध्यान रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाएगा, दो काम करता है। एक तो ये हिपेरिन, आप जानते हैं ब्लड में जो एंटी कोगुलेंट पाया जाता है ये हिपेरिन होता है, तो ब्लड में पाए जाने वाले एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। और दूसरा बेटा ब्लड में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। क्या बताया मैंने, देखिए जो इंजर्ड टिश्यू है और प्लेटलेट्स हैं, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। दोनों क्या रिलीज करेंगे बोलो बच्चों, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ये किसको कैप्चर करेगा, कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये दो काम करेगा, एक तो हिपेरिन को डीएक्टिवेट करेगा, और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन क्या है, ब्लड में पाया जाता है, इनएक्टिव है, सॉल्युबल है। फाइब्रिन क्या है, एक्टिव है और फाइब्रस है। अब ये देखिए, ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये फाइब्रिन का जहां आपके चोट लगी होगी ना, तो फाइब्रिन की इस तरह से, ये फाइब्रिन की इस तरह से ये मैश बन जाएगा, जाली बन जाएगी। ये देखिए जैसे डॉक्टर पट्टी बांधता है ना, तो वैसी जाली बन जाएगी, और यहीं पे फिर आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये सारी की सारी फंस जाती हैं, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे क्लॉट बोलते हैं, ब्लड क्लॉट।
इस तरह से ब्लड क्लॉट होगा। देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। तो क्वेश्चन पहले तो आता है कि कैस्केड थ्योरी या कैस्केड मैकेनिज्म कहाँ पे अप्लाई होती है। तो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब आपके टिश्यू में इंजरी हो जाती है। तो जब टिश्यू में इंजरी होती है तो ये दो फैक्टर रिलीज करता है, दो चीज़ें, दोनों के दोनों 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 एक्टिवेट हो जाएंगे। दोनों कौन कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? एक तो टिश्यू और दूसरा प्लेटलेट्स। और दोनों के दोनों रिलीज क्या करेंगे? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ये कैल्शियम को कैप्चर करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या थ्रोम्बोकाइनेज बोल सकते हो। बेटा ये क्या करेगा? ये डीएक्टिवेट करेगा हिपेरिन को, ये डीएक्टिवेट करेगा हिपेरिन को, समझे। और दूसरा काम क्या करेगा? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव है, सॉल्युबल है। फाइब्रिन क्या है? एक्टिव है और फाइब्रस है। तो ये फाइब्रिन की यहाँ पे मेश बन जाएगी जहाँ चोट लगी होगी, और इसमें जो है ब्लड, ये जो प्लेटलेट्स हैं, दूसरे जो आपके ब्लड कार्पसल्स हैं, ये धीरे धीरे फंस करके यहाँ पे मेश बना देंगी, समझे। तो ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, नोट करिए इसे। देखो बेटा, इधर देखिए। तो एंटीकोगुलेंट्स की और बात करें ले रहे हैं, तो बेटा एंटीकोगुलेंट्स दो हैं। एक तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में अभी पढ़ा है आपने, हिपेरिन, जो हम लोगों के ब्लड में होता है, ह्यूमन ब्लड में जो पाया जाता है एंटीकोगुलेंट। हिरुडीन लीच में पाया जाता है एंटीकोगुलेंट। और एनाफिलीन नाम से ही पता चलता है बेटा, मच्छर में पाया जाता है। इसी के कारण ये जब ब्लड सक करती है तो ये सलाइवा में एनाफिलीन रिलीज करती है, जिससे ऐसा ना हो कोगुलेट हो जाए तो मच्छर ही चिपका रही है, क्योंकि वो अपना पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। तो जब ये जैसे प्रोबोसिस से सक करने की कोशिश करेगा, धीरे से ब्लड क्लॉट हो गया तो कई सारे मच्छर चिपके मिलेंगे ना आपको, मगर ऐसा होता तो नहीं है ना, मच्छर उड़ जाता है काट करके आपको, समझे। तो इसका बाद बेटा ये हल्दी में पाया जाता है। इसीलिए जब जब गिर पड़ते हैं, ज़्यादा चोट लग जाती, तो अंदर से कहीं कोई ब्लड क्लॉट ना बन जाए, इसलिए भी दूध में हल्दी डाल के पिला दी जाती है, तो उससे भी दर्द में आराम मिलता है। जगह जगह वो क्लॉटिंग को रोकता है, इसीलिए पेन में भी रिलेटिवली आपको रिलीफ, जो मसल्स में ऐंठन होता है, आप गिरते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट भी लगती है, तो अंदर से डैमेज होगा कुछ, तो उसमें जरा सा भी कहीं पे भी डैमेज आ रहा है या कुछ क्लॉटिंग हो रही है तो उसको वो प्रिवेंट करेगा। ये काम होता है और अच्छे से प्रिवेंट करेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ट्रिसोप्लाज्मिन एक्टिवेटर है, और वार्फिन है। ये कल आपको बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एक तो प्लेग के कारण होता है, दूसरा कहीं गलती से ब्लड क्लॉट हो जाए। तो अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है वह सेल में, तो फिर इस एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए ये एंटीकोगुलेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, समझे। और भी कई सारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, मतलब सिंथेसाइज एंटीकोगुलेंट भी हैं। जैसे देखिए पहला आपका ईडीटी है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये देखिए ये एथिलीन होता है बेटा, ये देखो, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। ये देखिए ये एथिलीन होता है, इधर देखिए, ये यहाँ पे एथिलीन का एक पाई बॉन्ड हटा दीजिए और डाई एमीन लगा दीजिए, ये देखिए, तो ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। 2 NH2 लगा दीजिए तो ये एथिलीन डाइएमीन हो जाएगा। अब इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ना, इनको हटा दीजिए, इनको हटा करके एसीटेट ग्रुप लगा दीजिए। ये देखिए एक ये एसीटेट ग्रुप लगाया है और एक ये एसीटेट ग्रुप लगाया है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक एसीटेट लगा दीजिए और एक ये एसीटेट लगा दीजिए। तो 4 देखो बेटा, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन और 4 एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट, समझे। तो पूरा नाम हो जाएगा एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और फिर बेटा सोडियम और पोटेशियम के ऑक्जिलेट। बेटा सुनो ध्यान से, इधर देखिए, ये क्या होते हैं, 1 मिनट देखिए, समझिए जरा सा, इसको समझिए कैसे काम करते हैं, ये सारे काम ही कैसे करते हैं। अभी आपने देखा कैल्शियम की ज़रूरत होती क्लॉटिंग के लिए, समझे, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सोडियम और पोटेशियम के ऑक्जिलेट आपको प्रोवाइड किए गए। ये देखिए, मान लीजिए हमने सोडियम ऑक्जिलेट लिया हुआ है, ये देखिए ये सोडियम ऑक्जिलेट लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा,
ये जो है ना, कैटायन और एनायन जो आपस में जुड़ते हैं, ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। जिस कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके साथ ये आयनायन ज़्यादा आसानी से जुड़ जाएगा। चार्ज डेंसिटी देखिए, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है। अब देखो बेटा, ये सोडियम है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 का। ये कैल्शियम है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 का। सोडियम पीरियोडिक टेबल में पहले आता है, कैल्शियम बाद में आता है। आप जानते हैं जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट इधर ऐसे है ना, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो साइज घटता जाता है पीरियड में अप टू हेलोजन। तो कैल्शियम का साइज छोटा है, साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑक्जिलेट होता है ना, ये देखिए, ये ऑक्जिलेट इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए कॉम्प्लेक्स बना देगा, समझे। ये भी चिलेशन है। कल आपको बताया था बेटा, अगर रिंग कहीं पे भी बनती है, कहीं पे भी रिंग बनती है, उस रिंग को चिलेटिंग रिंग कहते हैं, तो ये चिलेशन है। तो कह रहे हैं जो ऑक्जिलेट है ना, ये चिलेशन करेगा और सारा का सारा कैल्शियम जो है बाइंड कर लेगा। और कैस्केड मैकेनिज्म अभी आपने पढ़ी है, अगर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आगे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ये ऑक्जिलेट, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे ये ऑक्जिलेट काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, तो ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा। कैसे बाइंड करेगा आपको बता दिया मैंने। और जब कैल्शियम नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी, समझे। प्लस अगर आप कभी ब्लड डोनेट करते हैं या किसी पेशेंट को ले ब्लड लेने जाते हैं तो ब्लड को ना फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है, काफ़ी ठंडा रखा जाता है। क्यों ठंडा रखते हैं, ताकि ब्लड कोगुलेशन को रोका जा सके, ध्यान रखिएगा। तो ब्लड को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि ब्लड कोगुलेशन को रोका जा सके। ठीक है। तो ये मैंने कुछ एंटी कोगुलेंट्स बता दिए हैं, कैस्केड मैकेनिज्म बता दी है, और ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है। कितना, 18 तारीख है आज। क्या टाइम हो रहा है, 10। चलो, कंप्लीट सेकेंड चैप्टर।